आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वो और कोई नहीं, आदिवासियों के मसीहा बाबा कार्तिक उरांव हैं। बाबा कार्तिक उरांव एक ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों से जूझते हुए कड़े संघर्ष के बावजूद ऊंची उड़ानें भरी और आदिवासियों के कल्याण के लिए खुद का जीवन समर्पित कर दिया। आदिवासी समाज के द्वारा बाबा कार्तिक उरांव जी को पंखराज साहब की उपाधि दी गई है और उन्हें काला हीरा भी कहा जाता है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में 29 अक्टूबर 1924 को वर्तमान झारखंड राज्य के गुमला जिले में बाबा कार्तिक उरांव जी का जन्म पिता जोरा उरांव और माता बिरसो उरांव के संतान के रूप में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा खोरा जाम टोली में शिक्षक लुइस मिंज के मार्गदर्शन के बाद 1930 में गांव की दहलीज लांघकर उन्होंने एसएस हाई स्कूल गुमला में दाखिला ले लिया। यहाँ उनकी मुलाकात आयता पंडित से हुई, जिनकी छत्र छाया में उन्होंने नए नए चीज़ों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इसी दौरान किशोरावस्था में उनका रुझान प्रकृति प्रेम के प्रति भी बढ़ा। वे समय मिलने पर अक्सर जंगलों, नदी, तालाबों और पास के नहरों में जाया करते थे एवं एकांत में अकेले समय बिताया करते थे। पर आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पर पढ़ाई के प्रति एक ललक और जुनून था, जिसके तहत उन्होंने अपने ही विद्यालय के कार्यालय में लगभग 1 साल तक काम करके पैसों का बंदोबस्त किया और 1942 से 44 तक पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इंटर की पढ़ाई के दौरान उन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी मिली, जिससे उन्होंने अपने कुछ आर्थिक मुश्किलातों को भी कम किया। वर्ष 1948 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद 1950 में बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में उन्हें नौकरी मिल गई तथा उसी वर्ष उनका विवाह गुमला जिले के निवासी डिप्टी कलेक्टर तेजू भगत की पुत्री सुमति उरांव से हुआ। पर पढ़ाई में गहरा रुझान और ललक होने के कारण मात्र 2 वर्ष के बाद 1952 में उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चले गए। 10 साल लंदन में रहने के दौरान उन्होंने सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कई बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली। पंखराज साहब की कुशाग्रता और प्रतिभा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने विश्व के प्रथम और विशाल न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन की डिजाइनिंग टीम में उन्हें शामिल कर लिया। आज भी यह न्यूक्लियर प्लांट हिंकले पॉइंट में शान से खड़ा है और विश्व में प्रसिद्ध है। लंदन ब्रिटेन दौरे के दौरान जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात पता चली कि एक भारतीय आदिवासी युवक ऐसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहा है, तो उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव जी से मिलने की उत्सुकता व्यक्त की और उन्हें साउथ हॉल लंदन में मिलने के लिए बुलाया तथा मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। 1961 में स्वदेश से भारत लौटने पर HEC को धुरवा में खड़ा करने की जिम्मेदारी उन्हें मिली, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और सफलतापूर्वक स्थापित भी कर दिया। HEC में बतौर डिप्टी चीफ इंजीनियर के रूप में काम करते हुए उन्हें जब भी खाली समय मिलता वे आसपास के गांव में घूमा करते थे और यह जानने का प्रयास करते थे कि आदिवासियों के बीच ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी है और इसी कमी के कारण नई चेतना का भी अभाव बढ़ रहा है और साथ ही साथ भारतीय संविधान में जो आदिवासियों के लिए कानून और प्रावधान तय किए गए हैं उनका वे सही रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आदिवासियों के बीच नशापान के बढ़ते प्रचलन के कारण बाहरियों ने कौड़ियों के दामों पर आदिवासियों से उनकी जमीनें छीन ली। इन सभी चीज़ों को बाबा कार्तिक उरांव बारीकी से समझ रहे थे और तत्पश्चात उन्होंने एक ऐसा निश्चय किया कि वे एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आदिवासियों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का उत्थान होगा। सबसे पहले उन्होंने सांस्कृतिक परंपरा को जीवित करने के लिए सरहुल पूजा के अवसर पर शोभा यात्रा की शुरुआत की और यह शोभा यात्रा की परंपरा आज तक कायम है। पंखराज साहब चाहते थे कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति के प्रति पुनर्जागृत हों और देश दुनिया के लोग भी हमारी समृद्ध संस्कृति से परिचित हों। शोभा यात्रा की यह परंपरा बहुत प्रभावी रही। आदिवासी समाज के मसीहा बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी समाज की प्राचीन न्यायिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था पढ़ा का भी पुनर्गठन 1963 ईस्वी में किया। वे चाहते थे कि लोग अपने इतिहास को जानें और अपनी विरासत को भी समझें और उस पर गर्व करें। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि
समाज की समस्याओं का ठोस निदान चाहिए तो राजनीति का माध्यम बनना होगा। वे 1962 में लोकसभा के चुनाव में उतरे, पर तैयारी नहीं होने के कारण और साथ ही साथ विरोधियों के दुष्प्रचार के कारण उन्हें हार का मुख देखना पड़ा। वे थोड़े निराश जरूर हुए, पर काले हीरे ने अभी हार कहाँ मानी थी। सन 1967 में एक नए आगाज के साथ वे फिर से लोकसभा चुनाव में लड़े और विजय हुए। बाद में वे 1970 में भी लोकसभा के चुनाव में जीते। यूं तो 1976 में देश में जनता लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, पर 1977 में विधानसभा चुनाव लड़कर जीते और विधायक बन गए। फिर 1980 में पुनः मगर आखिरी बार सांसद बन गए। 70 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के प्रस्ताव को ठुकराने वाले बाबा कार्तिक उरांव 1980 से 1981 तक अपने जीवन के अंतिम समय तक विमान और दूरसंचार विभाग में एक अच्छे मंत्री के रूप में रहे हैं। स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव एक दूरदर्शी कुशल राजनेता और उच्च कोटि के प्रशासक भी थे। यूं तो बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, पर जब हम इतिहास के उन पन्नों को देखते हैं जिसमें भूमि दान व्यवस्था से आदिवासियों की भूमि मुफ्त में बटी जाने वाली थी, तब बाबा कार्तिक उरांव ही थे जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर और आदिवासियों की भूमि को मुफ्त में बंटने से बचाया था। यह 60 के दशक के उन दिनों की बात है जब संत विनोबा भावे के द्वारा पूरे देश में भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था। तब बाबा कार्तिक उरांव ने इसका विरोध यह कहकर किया कि एक आदिवासी के जीवन के अस्तित्व का आधार उसकी जमीन है और जमीन नहीं रहेगी तो आदिवासी भी नहीं रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप भूमि वापसी अधिनियम 1969 में बनाया गया, जिसमें आदिवासियों की जमीन दान में जाने से बच गई। पंखराज साहब के इसी काम के कारण आदिवासी समाज उन्हें मसीहा मानने लगे। बाबा कार्तिक उरांव जी ने छोटा नागपुर संथाल परगना ऑटोनोमस डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार प्रारूप बनाया, जिसके लिए उन्होंने एक बजट लाया। साथ ही इस विकास प्राधिकार प्रारूप को सुचारू ढंग से चलाने के लिए देश का प्रथम मिनी सचिवालय की स्थापना भी करवाई। वे झारखंड को अलग राज्य बनाने से पहले इसे केंद्र शासित राज्य बनाना चाहते थे। चूंकि एक किसान के बेटे होने के नाते उनका विचार किसानों की भलाई और खेती पर रहा। उनका मानना था कृषि क्षेत्र में रिसर्च हो जिससे किसानों को लाभ मिल सके। इसका नतीजा यह निकला कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराने में पंखराज साहब की अहम भूमिका रही तथा उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए उस विश्वविद्यालय के परिसर में उनकी प्रतिमा आज भी शान से खड़ी है। इतना ही नहीं, लिफ्ट इरिगेशन यानी सिंचाई योजना उन्हीं की देन है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के भी बटन को दबाना ना भूलें। मेरे आदिवासी दोस्तों, आज हम जिस आरक्षण की बात करते हैं उस आरक्षण को भी पाने की वकालत बाबा कार्तिक उरांव ने ही की थी। उन्होंने आदिवासी उपयोजना का एक प्रारूप तैयार किया, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाया और यह भी प्रावधान किया कि आरक्षण की जरूरत के अनुसार उसे बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने 1988 में छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का गठन करवाया और उसके अध्यक्ष भी बने। अपने कई सपनों को पूरा करने वाले बाबा कार्तिक उरांव अपने एक सपने को अमली जामा नहीं पहना पाए, मतलब पूरा नहीं कर सके। वे चाहते थे बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सीमाओं के सरजमी पर एक आदिवासी शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय बने, जिसमें हर तरह की प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई हो और वहाँ कुछ प्रतिशत सीटें गैर आदिवासी बच्चों के लिए भी रहें, ताकि सबों का सर्वांगीण विकास हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री पद को ठुकराने वाले बाबा कार्तिक उरांव ने भारतीय आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए देश में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन साल 1968 में किया। यह राष्ट्र स्तर का एकमात्र गैर सरकारी, गैर राजनीतिक आदिवासी संगठन होने की विशिष्टता रखता है। बाबा कार्तिक उरांव एक सच्चे देशभक्त और समाज सेवी थे। 3 बार सांसद और 1 बार विधायक बनने वाला काला हीरा अपनी बात पार्लियामेंट में बेबाकी के साथ रखता था, जिसे सभी गौरपूर्वक सुनते थे। इसलिए देश के सबसे पुराने अंग्रेजी जनरल द हिंदू ने 70 के दशक में द ट्राइबल हु रोड्स लाइक अ टाइगर इन पार्लियामेंट हाउस एक आदिवासी
जो संसद भवन में एक बाघ की तरह दहाड़ता है नाम का एक पूरा आर्टिकल उनके लिए छापा गया। देश और समाज के प्रति गहरी चिंता रखने वाले बाबा कार्तिक अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा लापरवाह रहते थे, जिसके कारण 8 दिसंबर 1981 की वह मनहूस सुबह जब पार्लियामेंट हाउस में वे अपने अजीज दोस्त भगवत झा आजाद के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तब उसी क्रम में बाबा कार्तिक की हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। बाबा कार्तिक उरांव मात्र 57 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके जीवन का हर एक अध्याय प्रेरणा पुंज का काम करता है, पर हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके महत्वपूर्ण योगदानों से अपरिचित हैं।